गाइस, मुझे रिक्वेस्ट मिली थी मेरे एक दोस्त से कि वी शुड मेक अ पॉडकास्ट ऑन हिस्ट्री। तो मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री पे क्या, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, बट थोड़ी बहुत तो हिस्ट्री मुझे भी आती है। बट हिस्ट्री है तो चलो इतनी हिस्ट्री में जाते हैं, इतनी हिस्ट्री में जाते हैं कि नॉर्मली कोई इतनी हिस्ट्री की बात करता ही ना हो। तो आज हम जाने वाले हैं हमारे अर्थ की हिस्ट्री में, उस हिस्ट्री में जब वो अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और उस हिस्ट्री तक आएंगे जब इस धरती पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। सो गाइस, ये पॉडकास्ट का एपिसोड स्पेशली डेडिकेटेड है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर अर्थ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम ने की, एंड उसकी जो लाइफ प्रोसेस जैसी निकली है लाइफ आने तक। एंड हम बात करेंगे इसमें थोड़ी स्टोरी टेलिंग के साथ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट की जो नई स्टाइल मैंने इस बारे में ट्राई करी है अच्छी लगे तो बताना मुझे, और अगर तुम ऐसी और पॉडकास्ट सुनना चाहते हो ना तो भी बताना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमें वो चीज़ बनानी है या नहीं बनानी है। थैंक यू गाइस, एंजॉय द पॉडकास्ट। इस कथा में कहे गए सभी वचन वास्तविक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। कुछ संख्याओं को छोड़कर आप सभी तथ्यों पर अपने विचारों के अनुसार विश्वास कर सकते। चलो गाइस, आप सभी का आज के एपिसोड में फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम कहानी सुनाने वाले हैं हमारी धरती माता के जन्म की। हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी धरती बनी, आई, आज इस स्टेज में पहुंची है। देखते हैं आज के एपिसोड में कितनी कहानी तक हम पहुंच सकते हैं। धरती माता की, हमारी जो सबकी माँ है, उनके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें जाना पड़ेगा बहुत 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 पीछे। कितना पीछे? आई थिंक इट्स अबाउट मोर देन बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमें जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पीछे। हेलो हेलो, कोई है? कोई है? कोई है? यहाँ कोई नहीं है भाई। ये है वो टाइम जब हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारा सौर मंडल, हमारे सूरज दादा और हमारे ये पूरे जो प्लैनेटरी सिस्टम है कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? ये वो टाइम है जब एक बड़ा सितारा मर चुका है और उसकी धूल, रंग बिरंगी धूल, अपनी रोशनी के साथ, अपनी छोटी सी कलरफुल लाइट के साथ चमकता हुआ यहाँ आसपास गर्मी में फैला हुआ है। वैसे यहाँ गर्मी तो बहुत है, क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ठंडा होने दो। अब जब बहुत समय बीत चुका है, तो बहुत सारा समय बीतने के बाद धीरे 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 उस पुराने सितारे से बने हुए बादल, जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी हाइड्रोजन है, अब धीरे धीरे ठंडे होने लगे। एंड नाउ अब वो इतने ठंडे हो चुके हैं कि उस गैस की काइनेटिक एनर्जी उनकी ग्रेविटी से कमज़ोर पड़ चुकी है, और अब सारे गैस पार्टिकल्स ने बनाई एक बड़ी सी, एकदम बहुत बड़ी, यानी आई मीन टू से बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक गैस की डिस्क। एक ऐसी, जो आपने कैसेट देखी होगी ना, रोटी होती है ना जैसी आपकी एकदम पतली बिली हुई, ऐसी पतली सी गैस की डिस्क बनी। सारी गैस एक दूसरे के आसपास घूम रही है, सेंटर के अराउंड घूम रही है, एंड मैक्सिमम गैस जा रही है उसके अंदर, उसके सेंटर में, जहाँ पर बन रहा है हमारा सन। हमारे सन का क्रिएशन हो रहा है। वहाँ पर एक छोटी सी गर्म सी गैसेस की गेंद बन रही है, जहाँ पर ढेर सारी हाइड्रोजन ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके, बट अभी उसमें आग नहीं जली है। और जैसे ही धीरे 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 जैसे वो सन अपना गैस खींच रहा है, नाउ इट्स टाइम, अब उसके पास इतना ज़्यादा गैस का मटेरियल हो चुका है कि अब वो अपने अंदर की माचिस को आग लगा सकता है। और जैसे ही वो आग जली, तो गाइस वेट, अभी सिर्फ आग जली है, अभी आग बाहर नहीं आई है। अभी ऑन द सन, प्लैनेटरी सन पर अभी 10 लाख ह्यूमन ईयर्स के बाद निकलेगी वो रोशनी की पहली किरण, जिसकी हमें बहुत प्यास रहती है, पौधों को बहुत प्यास रहती है। वो निकलेगी 10 लाख साल बाद। इट्स
और वो इसलिए क्योंकि सन के अंदर का जो सिस्टम होता है वो एक फ्यूजन से बने हुए फोटोन की एनर्जी को धीरे 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 खाली करके विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में लेके आता है, एंड उसके बाद वो लाइट बाहर निकलेगी। जब तक उसने अब खाना तो बंद कर दिया है, तो अब जब सन की आग भड़क चुकी है, उसने अपने अंदर का सारा एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर थूक दिया है अपने पोल्स के थ्रू, एंड नाउ अब सन की ग्रेविटी गैस को बांधने की कोशिश करेगी जो उसके अराउंड डिस्क की तरह घूम रही है। जैसे आपने सैटर्न की रिंग देखी है, ऐसी सन के अराउंड में बहुत बड़ी, सन से भी बहुत बड़ी एक डिस्क थी जिसमें बहुत सारे गैस एलिमेंट्स मटेरियल घूम रहे हैं, बट उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, समझो इतनी ज़्यादा है कि सन की ग्रेविटी उसे रोक नहीं पा रही। एंड नाउ इफ यू नो कि सन के पास सिर्फ ग्रेविटी ही सबसे बड़ा पावर सोर्स नहीं है, यानी ग्रेविटी ही सन की सबसे बड़ी फोर्स नहीं है, सन के पास एक और फैक्टर है। सन के पास है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सन के साथ घूम रही है, जो सन की एकदम गर्मी की फुहार छोड़ती है स्पेस में। हमारे लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है, पर अभी सोलर सिस्टम बनाने में बहुत काम आने वाली, क्योंकि जब वो मैग्नेटिक फील्ड उन गैसेस के बीच में से निकलती है, तो वो उन पार्टिकल्स की जो ऐसे घूम रहे हैं रोटेशन में, उनके बीच थोड़ा सा उनकी स्पीड को कम करती है, थोड़ा सा उनकी स्पीड को और कम करती है। धीरे धीरे वो स्पीड धीरे धीरे कम होती है, और जहाँ जहाँ वो स्पीड कम होती है वहाँ वहाँ ग्रेविटी अपना जोर दिखाती है, एंड स्टार्ट होता है बनना प्लैनेट्स का, ढेर सारे प्लैनेट्स का, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 150 प्लैनेट्स, 150 रिवॉल्विंग प्लैनेट्स अराउंड सन, जिसमें बहुत सारे गैशियस प्लैनेट्स, बहुत सारे रॉक प्लैनेट्स जैसे कि हमारा अर्थ, जैसे कि वो ढेर सारी आइस प्लैनेट्स जैसे कि हमारे नेपच्यून, ये सारे बनना शुरू हुए। और एक नहीं, दो नहीं, 150 से ज़्यादा। और जैसे जैसे टाइम बीता, प्लैनेट्स आपस में लड़ने लग गए, नॉट एक्चुअली, बट उनके बीच शुरू हुआ कोलिजन। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से जाके टकराता है, तो जो प्लैनेट ज़्यादा बड़ा होता है वो प्लैनेट थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जो छोटा होता है वो उसके अंदर चला जाता है, बिकॉज उसके अंदर हीट इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर मटेरियल इतना ज़्यादा होता है, इतनी वेलोसिटी होती है कि वो टकरा के मेल्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट लावा कंडीशन में पहुंच जाते हैं। एंड सिमिलरली टकरा टकरा कर ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम के ये 8 प्लैनेट्स तैयार हुए। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी सिस्टम के बाहर जो काइपर बेल्ट है वो तैयार हुई है। देयर इज अ डिफरेंस कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स और काइपर बेल्ट में भी एस्ट्रॉइड्स हैं, पर उन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग हैं। तो अभी हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, बाइनरी सोलर सिस्टम्स के बारे में। बाइनरी सन सिस्टम जो होते हैं, बाइनरी सोलर सिस्टम आर द सोलर सिस्टम जिनमें 2 स्टार्स होते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत जाना होगा तो बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम है जिनमें 2-2 स्टार के प्लैनेटरी सिस्टम है, जहाँ पर 2-2 सन एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं, उनके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आई थिंक उसका नाम है सिरियस। देयर इज अ कॉन्स्टेलेशन जहाँ पे ऊपर एक नक्षत्र है जिसको ऑरियन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी का नाम मेरे को नहीं पता। तो उसका जो सिरियस स्टार सिस्टम है, सिरियस स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स है, सीरीज ए एंड सीरीज बी। तो दोनों में से एक डेड स्टार है और एक सुपर जाइंट स्टार है। सुपर जाइंट तो नहीं, आई मीन टू से जाइंट स्टार है, हमारे सन से भी बहुत बड़ा स्टार है वो, एंड इट्स अ ब्लू स्टार। तो वो सोलर सिस्टम एक बाइनरी सोलर सिस्टम है, बट हमारा सोलर सिस्टम में तो 2 बाइनरी स्टार्स हैं ही नहीं, यानी 2 स्टार्स हैं ही नहीं हमारे सोलर सिस्टम में। क्यों? सो हमने जब रिसर्च करी है तो रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो हमारे जुपिटर दादा है ना, जिन्हें हम बृहस्पति देव कहते हैं, गुरु, द प्लैनेट हु टेक्स 12 years टू रिवॉल्व अराउंड सन, वो प्लैनेट जो है इट्स ब्राउन ड्वार्फ। हमारा यानी जो जुपिटर है
तो स्टार्स के सिस्टम्स होते हैं। स्टार्स बनने के पहले, यानी स्टार्स बहुत टाइप के होते हैं। सो एक प्रोटोस्टार होता है, एक फाइनल सन होता है जिसमें फ्यूजन हो जाता है एंड वो लाइट सोर्स बन जाता है, उसके अंदर मैचेस जल जाती है। बट प्रोटोस्टार और जो वो स्टार होता है हमारा फाइनल वाला, उसके बीच एक स्टेज आती है। अगर एक सन को उतना मटेरियल ना मिले कि वो अपना फ्यूजन स्टार्ट कर सके, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग ना हो सके, तो वो बन जाता है एक ब्राउन ड्वार्फ। सो जो हमारा जुपिटर है ना, जुपिटर इज द बाइनरी ब्रदर ऑफ आवर सन। वो जो बृहस्पति का प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो हमारे सन का बाइनरी सोलर ब्रदर है। बट हमारे सोलर सिस्टम में इतनी हाइड्रोजन गैस थी ही नहीं कि हमारे सन के बनने के बाद वो दूसरा प्लैनेट जो जुपिटर गैसेस को अपने अंदर ले रहा था, वो अपना फ्यूजन भी स्टार्ट कर सके। वो प्रोटोस्टार भी नहीं बन पाया, आई थिंक। एंड दैट्स वाई सन के बाद देयर इज दूसरी टेरेस्ट्रियल बॉडी जो हमारे सोलर सिस्टम में है, जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, वो है हमारा जुपिटर। ओके, साइड द नोट। अब हम आते हैं प्लैनेटरी सिस्टम के बाद। तो प्लैनेटरी सिस्टम के बाद अब बन रहा है हमारा प्लैनेट। अब धीरे 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 द स्टोरीज गो ऑन। हमारे प्लैनेट्स आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। बड़े प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट्स को निगल जा रहे हैं, छोटे प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स के कुछ टुकड़े हवा में उछाल रहे हैं, एंड ऐसे ही चल रहा है। एंड फाइनली एक स्टेज आता है जब हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में बहुत ही कम प्लैनेट्स बचते हैं। ओनली जो मेजर हम जानते हैं उनमें से कुछ। एंड व्हाट हैपेंस कि हमारे अर्थ के पास मटेरियल बहुत था पहले क्रस्ट पे, एंड क्रस्ट पे तो था ही, एंड पर हुआ क्या, साथ में एक बड़ा सा प्लैनेट आया और हमारी धरती में आके टकरा गया बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ। एंड वो टक्कर इतनी बड़ी थी, हमारी अर्थ टूटी तो नहीं, हमारी अर्थ टूटी नहीं, पर हमारी अर्थ के कुछ टुकड़े टूट गए। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक साइड से उखड़ के थोड़े से अर्थ के ही ऑर्बिट में ऊपर जाकर लटक गया। नाउ द अर्थ हैज अ ब्यूटिफुल रिंग ऑफ मॉल्टन लावा, बहुत सारे टूटे हुए प्लैनेट के टुकड़े एंड बहुत सारे रॉक्स। हमारी अर्थ के जो आसमान है, हमारी पृथ्वी का जो आसमान है, उसमें घूम रहा है एक रिंग बना के। एंड नाउ जो प्लैनेट आकर हमारे अर्थ से टकराया था, उस प्लैनेट ने हमारी धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया था कि जो क्रस्ट पे जितने हैवी मेटल्स थे, जितना आयरन था, जितना गोल्ड था, जितने हैवी एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, वो पिघल गए, वो लिक्विड स्टेट में आ गए। और उस टक्कर की वजह से जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा था, उससे पूरी धरती थोड़ी लिक्विड ही हो गई, एंड द हैवी मेटल्स जितने थे वो हमारी धरती के अंदर चले गए एट द कोर। और हमारी धरती का कोर बना मोस्टली मोल्टन आयरन और हैवी मेटल्स का। यानी अब तुम समझ सकते हो हमारी धरती अमीर बहुत है, पर हम अमीर नहीं है, क्योंकि हमारी धरती के कोर में वो सारे एलिमेंट्स हैं। हमारे पास आयरन बहुत है, हमारे पास गोल्ड बहुत है, बट वी कांट यूज दैट। और अब जो आसमान में एक पतली सी तो नहीं, बहुत बड़ी रिंग बनी थी हमारी अर्थ के अराउंड, उसमें भी ग्रेविटी जागती है भाई मटेरियल में, एंड वो अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करती है, एंड तैयार होता है हमारे प्लैनेट का मून, द मून दैट वी नो। और उसे मिलती है एक सर्कुलर नहीं, ओवल वेलोसिटी। अब हमारी धरती के पास हमारा चांद आ चुका है। हमारी धरती पे सारे एलिमेंट्स सब अंदर जा चुके हैं। सो हमारी धरती अब भी तैयार नहीं है। अभी धरती पर बहुत काम बाकी है। तो अभी हमारे पास क्या नहीं है? अभी हमारे पास पानी नहीं है, अभी हमारी धरती पर ठंडक नहीं है, हमारी धरती के पास अभी अच्छी सी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमारी धरती अभी बहुत धीमी रफ्तार से रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी उथल पुथल मची हुई है, शांति नहीं है। एंड धीरे धीरे वक्त बीता, हमारे ठीक ठाक चल रही थी कहानी। पर अब क्या होता है कि एक और प्लेनेट को चिल छुटती है भाई, घूमते घूमते कहीं से रेंडमली आके टकरा जाते हैं हमारी धरती से फिर से। एंड ये इतनी बड़ी टक्कर तो नहीं थी, पर वो प्लैनेट
कुछ ऐसे एंगल पे आके हमारी धरती से टकराया और कुछ ऐसे तरीके से टकराया कि हमारी धरती जो थी ना, उसकी स्पीड, उसकी पोजीशन, उसका एक्सिस सब चेंज हो गया। हमारी धरती का एक्सिस हो गया टिल 26.5 डिग्री, आई थिंक, मेरे को अगर अच्छे से याद नहीं हो तो 26 या 22.5 डिग्रीज पे हमारी धरती का एक्सिस है टिगड़ा सन के अराउंड। एंड वो एक्सिस पे हमारी धरती आ गई, हमारी धरती की स्पीड बढ़ गई एंड हमारी धरती उस गोल्डन पोजीशन पे आके घूमने लगी जहाँ से हमारी धरती एक परफेक्ट लाइफ स्टार्ट कर सके अपने प्लैनेट पर। सो नाउ अब हमारे पास अच्छी स्पीड आ चुकी है, हमारे प्लैनेट के पास अच्छी पोजीशन आ चुकी है, हमारे प्लैनेट के पास ऑलरेडी एक मून है, हमारे प्लैनेट के पास एक अच्छी मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुकी है, क्योंकि रिवॉल्यूशन की स्पीड भी हमारी धरती की अब बढ़ चुकी है, रोटेशन की स्पीड भी हमारी धरती की अब बढ़ चुकी है। एंड ड्यू टू फास्टर रोटेशन, जो हमारे धरती के कोर में इतने हैवी एलिमेंट्स जा चुके हैं ना, इतना लोहा जा चुका है, वो बनाता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। एंड इट्स द इनफ पावरफुल कि वो सन के सोलर फ्लेयर से हमारी रक्षा कर सके, सोलर एयर से हमारी प्रोटेक्शन कर सके। पर अभी भी धरती पर एक चीज की कमी है, पानी। अब हमारी धरती पर पानी कहाँ से आएगा? सो देखो, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आई मीन बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। बट इट वॉज सेड दैट कि धरती पर कभी पानी जब वो बनी थी, जब था ही नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी टक्करें हुई हैं, आप सोचो मेटल्स मेल्ट हो चुके हैं एंड धरती के पास एटमॉस्फेयर नहीं था जब, तो मेटल्स मेल्ट होने के टेम्परेचर पे पानी तो वेपराइज होके उड़ ही जाता है, तो धरती पर अब पानी तो नहीं बचा, और अगर थोड़ा बहुत जो था तो वो चंदा मामा ले गए अपने साथ हवा में। तो अब पानी कहाँ से आएगा धरती पे? तो अब बचा एक रास्ता, एंड इट्स अ थ्योरी कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स की बारिश हमारे प्लैनेट्स पे कर दी जाए, हमारी धरती पे कर दी जाए। और वो एस्ट्रॉइड्स ऐसे ही नहीं, वो एस्ट्रॉइड्स होने चाहिए कॉमेट्स। आई मीन कॉमेट्स मतलब जिनके पास होते हैं आइस, उन पे आइस होती है ढेर सारी। सो वो कॉमेट्स जब ढेर सारे धरती पर बरसेंगे तो पानी आएगा, आइस आएगी तो पानी आ जाएगा। तो बस हमें यही करना था। बट इट वॉज सेड दैट कि कुछ हुआ, उथल पुथल तो मच ही रही थी, पर कुछ हुआ। हमारा जो जुपिटर है ना, जुपिटर को आया गुस्सा और वो आ गया अपने ऑर्बिट से अंदर, सूरज के और पास। अब सूरज के पास आ गए जुपिटर दादा, तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को उनने खलबली मचा दी भाई। जैसे जैसे उनकी ग्रेविटी घूमती, जैसे जैसे वो अपने ऑर्बिट में पत्थरों को लेते और हमारी तरफ शूट कर रहे हैं, सन की तरफ शूट कर रहे हैं, सारे एस्ट्रॉइड कॉमेट्स जो रैंडमली अभी घूम रहे थे, हमारे जुपिटर जी ने बरसा दिए हमारे ऊपर और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी। तो बाकी सारे प्लैनेट्स पे साथ साथ हमारे प्लैनेट पे भी ढेर सारा पानी आया एस्ट्रॉइड्स के, कॉमेट्स के थ्रू आया, उनकी आइस के थ्रू आया। इतने आइस कि आज हमारे ओशंस भरे हुए हैं, हमारी रिवर्स भरी हुई हैं, हमारे क्लाउड्स भरे हुए हैं, इतना पानी आया। हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे हमारे समुद्रों से ज्यादा पानी भरा हुआ है, इतना पानी आया धरती पे, पानी ही पानी हो गई धरती, डूब गए सब। एंड नाउ पानी बहुत आ गया, हमारे पास प्रोटेक्शन आ गई धरती पे, हमारे पास ढेर सारी गैसेस आ गई। जब पानी आ गया तो एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे बनने लग गया भाई। अब हमारा प्लैनेट एक परफेक्ट सिचुएशन में था लाइफ के लिए। हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स आगे भी पीछे भी, वो भी अच्छी कंडीशन में थे, उनके पास भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शंस थी, उनके पास भी काफ़ी अच्छी कंडीशंस थी एज पर साइंटिफिक हाइपोथेसिस। पर उनकी पोजीशन सही नहीं थी या फिर उनकी वेलोसिटी सही नहीं थी, जो भी हो, पर हमारा प्लैनेट सेफ था। बट अब ज़रूरत थी केवल लाइफ की। पानी है, प्लैनेट है, ज़मीन है,
और अब हम क्या करें भाई, हमारे पास जिंदगी नहीं थी अभी, एंड समथिंग हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ लिटरली नोवेयर लाइफ आ गई। बिकॉज नो वन नोज व्हाट लाइफ इज। साइंटिफिकली लाइफ है या नहीं है ये आप प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई इट इज बियॉन्ड साइंस। लाइफ इज ऑलवेज बियॉन्ड साइंस। हम जानते हैं लाइफ किस तरीके से काम करती है और हम वो चीज रिक्रिएट भी कर सकते हैं, बट हम लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। सो लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ दो फैक्टर्स में चलती है। लाइफ का एक फैक्टर है द कॉन्शियसनेस, एंड लाइफ का दूसरा फैक्टर है जब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मटेरियल्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स साथ में कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपकी बॉडी का सिस्टम, किसी भी बॉडी का सिस्टम, इवन अ बैक्टीरिया, इवन अ पैरामीशियम एंड इवन अ अमीबा, कोई सा भी मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, कोई सा भी लिविंग बीइंग हो, दो फैक्टर हमेशा होते हैं। देयर इज अ कॉन्शियसनेस and there is a system of non-living material. आप मानो ना मानो, there is a life in bacteria. That's why it grows, it multiplies, it reproduces, it gives, it works, it symbiotes and it becomes a parasite. अगर जिंदगी नहीं होती तो जिंदगी जीने की भूख भी नहीं होती उसके अंदर, और जिंदगी आगे बढ़ाने की भी। एंड नाउ हमारी लाइफ पे, हमारी धरती पे लाइफ आउट ऑफ नोवेयर आ गई, कहीं से आ गई, वी डोंट नो। भगवान है नहीं है, वी डोंट नो, बिकॉज ये साइंटिफिक पॉडकास्ट है, साइंटिफिक एपिसोड है, तो हम साइंटिफिक तरीकों से बात करेंगे। सो वी डोंट नो एक्चुअली क्या हुआ, और इसके आगे हम इसके सेकेंड एपिसोड में बात करेंगे। इस सीरीज का हम नाम रखते हैं द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी धरती के आगे की कहानी। अभी धरती बन चुकी है, धरती पर लाइफ आ चुकी है, धरती अपनी पोजीशन में सेटल हो चुकी है, एंड यस, जुपिटर बताता वापस अपनी पोजीशन पे चले गए और उन्होंने एस्ट्रॉयड बेल्ट पकड़ लिए अच्छे से, वो हमारे ऊपर थोका थाकी नहीं करते अब। एंड बहुत सारी जो कैलेमिटी हमारे सोलर सिस्टम में थी वो अब साफ हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी है पर बहुत छोटी छोटी है। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा प्लानिटरी सिस्टम उस चीज़ को हैंडल बेसिकली नॉर्मल तौर पे कर लेता है। एंड इसी नोट पे हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा अच्छा लगा हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि अर्थ की आगे की स्टोरी एंड हिस्ट्री के और भी एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसमें हम हिस्ट्री, साइंस और भी फैक्टर्स को लेके आएंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइज। आज के एपिसोड को हम इसी नोट पे एंड करते हैं। मे बी आपका एपिसोड सुनने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। अपने फीडबैक आप हमें इंस्टाग्राम पे, स्पॉटिफाई पे, या फिर जहाँ गाना पे, या फिर गूगल पॉडकास्ट पे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल दीपेश टॉक्स पे जाके कमेंट्स में बता सकते हो, DM कर सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम ओपन टू फीडबैक्स। आप बताओगे तो हम सुधारेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, और आप मुझे नए आइडियाज़ भी दे सकते हो कि हम किन चीज़ों पे बात करें। और आपको ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूरी है। थैंक यू।